प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका पद परिचय के इस प्रकरण में स्वागत है। पद परिचय के अंतर्गत अव्यय भाग के विषय में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको यह ज्ञात है कि अव्यय दो शब्दांशों से मिलकर बना है। आ धन व्यय। आ का शाब्दिक अर्थ नहीं होता है और व्यय का शाब्दिक अर्थ खर्च होता है, लेकिन व्याकरण के क्षेत्र में यदि हम व्यय की बात करेंगे तो व्यय का तात्पर्य परिवर्तन अथवा बदलाव से है। यानी जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि से प्रभावित ना होकर जो ज्यों के त्यों बने रहते हैं उन्हें हम अव्यय कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के कारण किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे हम अव्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे रोहन इधर आ रहा था, राधिका इधर आ रही है, सुलभा धीरे धीरे चलती है, कुशाग्र धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन उदाहरणों में रोहन और राधिका के बाद इधर शब्द है जो कि अव्यय है। इसमें किसी भी प्रकार का लिंग के कारण, काल के कारण, वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो वे शब्द जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के कारण किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है और वे एक से बने रहते हैं, उसी रूप में बने रहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। यानी बिना बदलाव के। यह जो अव्यय है, इस अव्यय के 5 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, क्रिया और विशेषण। क्रिया की विशेषण माने विशेषता बताने वाले को ही क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे रमेश दिल्ली किस लिए आया है? आया है क्रिया है, लेकिन किस लिए आया है, जो किस लिए शब्द है, यह इस क्रिया की विशेषता बता रहा है। वर्षा लगातार हो रही है क्रिया है, लेकिन कैसे हो रही है? लगातार हो रही है, यह इसकी विशेषता है। जब खाओ कम बोलो, यानी खाओ और बोलो ये क्रिया है, इसकी विशेषता क्या है? जब और कम। तो जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब जो यह क्रिया विशेषण है, इस क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के भेद से। वाचक शब्द का अर्थ होता है बताने वाला। काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। यानी वे क्रिया विशेषण जिनसे हमें क्रिया के काल की जानकारी होती है, क्रिया के समय की जानकारी होती है, उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे राघव शीघ्र लौटेगा, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाती हूँ, हमें सदा सच बोलना चाहिए, आज दिन भर वर्षा होती रही। अब यहाँ पर शीघ्र, आज दिन भर, प्रतिदिन, सदा, ये एक समय के सूचक हैं। समय के सूचक होने के कारण इन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि कालवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने की सबसे सरल और आसान ट्रिक ये है कि जब हम क्रिया के पहले कब शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर हमारा उत्तर आ जाता है कि यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे
राघव कब लौटेगा, लौटेगा क्रिया है, इसके पहले कब प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करने से हमारा उत्तर मिल जाता है कि राघव शीघ्र लौटेगा। इसी तरह से मैं कब विद्यालय जाती हूँ, मैं कब विद्यालय जाती हूँ, विद्यालय जाती हूँ यह क्रिया है। इस क्रिया के पहले जैसे ही हमने कब प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया वैसे ही हमारा उत्तर आ गया कि मैं प्रतिदिन विद्यालय जाती हूँ। तो इस तरह से क्रिया विशेषण के अंतर्गत जो पहला भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण, इसे पहचानने की सबसे सरल और आसान ट्रिक है कि हम जब क्रिया के पहले कब शब्द का प्रयोग करेंगे तो हमारा उत्तर अपने आप निकल आएगा। इसके बाद क्रिया विशेषण के बाद जो हमारा दूसरा क्रिया विशेषण के अंतर्गत भेद है वह है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान का मतलब होता है जगह से। जिस क्रिया विशेषण के द्वारा क्रिया के स्थान का, क्रिया की जगह के संबंध में उसकी विशेषता को बताई जाती है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे खुशबू चारों ओर फैली है, फैली है क्रिया है, कहाँ फैली है, चारों ओर फैली है। तो यह क्या है, एक जगह को संकेत कर रही है, एक स्थान के विषय में बता रही है, इसलिए यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। दादी जी नीचे सो रही हैं, दादी जी कहाँ सो रही हैं, सो रही हैं क्रिया है, कहाँ सो रही हैं, नीचे सो रही हैं, इसलिए जो नीचे है यह क्या है, एक जगह की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए सबसे सरल और आसान ट्रिक है कि हम जब क्रिया के पहले कहाँ शब्द, कहाँ प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा उत्तर अपने आप मिल जाता है। जैसे दादी जी कहाँ सो रही हैं, सो रही हैं क्रिया है, इसके पहले जैसे ही हमने कहाँ इस प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया हमें उत्तर पता चल गया कि दादी जी नीचे सो रही हैं। खुशबू कहाँ फैली है, फैली है क्रिया है, इस क्रिया के पहले हमने प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग लगाया तो हमें उत्तर मिल गया कि दादी जी जो है की खुशबू चारों ओर फैली है। इसके बाद जो हमारा अगला है क्रिया विशेषण वह है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का शाब्दिक अर्थ होता है मात्रा, यानी जिससे क्रिया के परिमाण का, क्रिया के परिमाण का, क्रिया की मात्रा का बोध होता है उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पेड़ों को काटने की गति खूब बढ़ी है, तो यहाँ पर जो खूब है यह मात्रा शब्द की ओर संकेत कर रहा है, मतलब पेड़ों को काटने की गति खूब बढ़ी है। वह बहुत पढ़ता है, पढ़ना क्रिया है, कितना पढ़ता है, बहुत पढ़ता है, तो बहुत यहाँ पर क्या है, परिमाण है, मात्रा है, इसलिए यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने की सबसे सरल और आसान ट्रिक है कि इसमें क्रिया के पहले कितना प्रश्नवाचक शब्द का जैसे ही हम प्रयोग करते हैं वैसे ही हमारा उत्तर अपने आप निकल आता है। उदाहरण के लिए जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, से घड़ा भरता है, कितना घड़ा भरता है, बूंद बूंद से भरता है। मेरे पास पर्याप्त धन है, धन है क्रिया है, कितना धन है मेरे पास, पर्याप्त धन है, इसलिए जो है पर्याप्त क्या है यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के परिमाण अर्थात मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके बाद फिर अगला जो क्रिया विशेषण है वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वे क्रिया विशेषण जो क्रिया की रीति का बोध कराते हैं। रीति मतलब तरीका। लड़का चुपचाप बैठा है, लड़का कैसे बैठा है, लड़का चुपचाप बैठा है।
तो चुपचाप क्या है, एक तरीका है उसके बैठने का, इसलिए यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। खेल देख कर वह झूमता हुआ आया। खेल देखकर वह कैसे आया? उत्तर हमें मिलता है कि खेल देखकर वह झूमते हुए आया, इसलिए यहाँ पर हमारा जो है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने की सबसे सरल और आसान ट्रिक है कि जब हम क्रिया के पहले कैसे शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा उत्तर निकल आता है। तो इसलिए जैसे लड़का कैसे बैठा है, तो हमारा उत्तर निकलता है कि लड़का चुपचाप बैठा है। तो यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इसके बाद फिर हमारा अव्यय का जो दूसरा भेद है वह है संबंध बोधक अव्यय, जिसे हम प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं। जो संबंध बोधक अव्यय है, यह अव्यय शब्द मतलब यह संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताता है। यानी जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताए उसे हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे दादाजी के बिना मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, तो दादाजी यहाँ पर क्या है, संज्ञा है, और इसका अन्य वाक्य से अर्थात मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, इससे संबंध बताया जा रहा है, इसलिए यह क्या है, संबंध बोधक अव्यय। इसी तरह से राम के साथ सीता भी वन को गई, सीता भी वन को गई या अन्य वाक्य है, राम यहाँ पर संज्ञा है, और इसे जोड़ने का, इसके साथ संबंध स्थापित करने का कार्य संबंध बोधक के साथ शब्द से किया जा रहा है, इसलिए यह संबंध बोधक अव्यय है। तो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जो बताया जाता है, जिसके द्वारा उसे हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। इसमें वाक्य के बिना, के आगे, के बाहर, के साथ, के बीच, की ओर, इन सब से जुड़े हुए होते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा जो अव्यय का तीसरा भेद है वह है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ने वाला, यानी ऐसे शब्द जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यह एक प्रकार से आपका संयुक्त वाक्य की तरह मिलता है। जैसे संयुक्त वाक्य में हम क्या करते हैं, दो सरल वाक्यों को जिससे जोड़ते हैं उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं, और यहाँ पर दो शब्दों और दो वाक्यों को जोड़ने का काम किया जा रहा है, इसलिए ये क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। इसे हम संयोजन अव्यय भी के नाम से भी जानते हैं। जैसे ना तुम पंचमढ़ी जाओगे और ना ही केसरवानी जाएगा, तो ना तुम पंचमढ़ी जाओगे यहाँ पर जो है एक वाक्य है, दूसरा ना ही केसवानी जाएगा। अथवा रजत को पुकारो क्योंकि मुझे खेलना है, तो यहाँ पर रजत को पुकारो एक वाक्य है और दूसरा मुझे खेलना है, इन्हें जो है क्योंकि शब्द से जोड़ा जा रहा है, इसलिए ये समुच्चय बोधक के अंतर्गत आते हैं। अब समुच्चय बोधक को जोड़ने में जो सहायक कुछ शब्दांश हैं, जैसे आपका और, तथा, एवं, अथवा, या, किंतु, परंतु, लेकिन, अगर, वरना, ताकि, अन्यथा, नहीं तो, चूंकि, इसलिए, अतएव, यद्यपि, तथापि, अर्थात, जिससे, जो कि, ये ऐसे शब्दांश हैं जो वाक्य के बीच में अगर आते हैं तो ये जोड़ने का काम करते हैं, और ऐसे शब्दों को हम समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे साइका आई और मैं चला गया, तो यहाँ और शब्दांश से
इस और समुच्चय बोधक अव्यय से इन वाक्यों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। फिर इसके बाद है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय वहाँ होता है जहाँ प्रशंसा, हर्ष, व्यथा, प्रोत्साहन, संवेदना, घृणा, तिरस्कार, चेतावनी, आह्वान इत्यादि प्रकार के भावों को व्यक्त किया जाता है। जैसे अरे आपने क्यों कष्ट किया, वाह क्या छक्का लगाया, शाबाश, आगे भी इसी प्रकार के अंक लाना। अब जो विस्मयादि बोधक अव्यय है, इसे पहचानने की सबसे सरल और आसान ट्रिक है कि इसमें शब्द के बाद, शब्दांश के बाद विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा होता है, जिसे हम बोलते हैं संबोधन कारक का भी चिन्ह। जिसमें विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा होता है वह हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाता है। इसके बाद निपात की बात करते हैं। निपात में हम देखते हैं कि निपात वे अव्यय शब्द होते हैं जो किसी अव्यय शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करते हैं। जैसे भी, तक, तो, मात्र, ही, ये ऐसे निपात शब्द हैं जो वाक्य में पदपूर्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन ये जिस शब्द के बाद लगते हैं उस शब्द में ये बल प्रदान करते हैं और जो है इसलिए इन्हें निपात कहा जाता है। मतलब वे अव्यय शब्द जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं उसे हम निपात कहते हैं। जैसे मेरे कृष्ण ही माखन खाएंगे, तो यहाँ पर कृष्ण शब्द के बाद ही निपात का प्रयोग किया गया है, लेकिन बल किसे प्रदान मिल रहा है, कृष्ण को, कि मेरे कृष्ण ही, इसलिए यहाँ पर आपका निपात है। इसी तरह से रोहन दिल्ली भी जाएगा, तो दिल्ली के बाद यहाँ पर भी निपात लगा है, लेकिन यह बल किसको प्रदान कर रहा है, दिल्ली को, इसलिए दिल्ली क्या है, यहाँ पर दिल्ली में बल प्रदान करने का भी जो है यह निपात है। तो इस तरह से क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक और निपात का हम लोगों ने अध्ययन किया। इसी के साथ जय भारत, जय हिंदी।